मोदी जी मोदी जी शिक्षा मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है वाटर कैनन हल्का हल्का होता है। यार सुना है वाटर कैनन हल्का हल्का होता है। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले वो जो साए में हर मसलियत के पले। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इस बीजेपी से मोदी से भी आरएसएस से आजादी, इस संघवाद से फसीबाद से संघवाद से आजादी। जब लाल लाल बस लाल लाल बस लाल लाल लहराएगा, होश ठिकाने होश ठिकाने होश ठिकाने आएगा। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। हम देखेंगे जो लोहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे। नमस्कार। सड़कों पर चीखते चिल्लाते लोग और लोगों के बीच कला संस्कृति का वह रूप जिसमें सत्ता को पलट देने की ताकत है। कहा जाता है कि जब जब कला और संस्कृति का यह रूप सामने आता है तब तब सत्ता पलटती हुई नज़र आती है। लेकिन इस पलटती हुई सत्ता के कितने रूप हैं और उन रूपों में कितने चेहरे हैं ये कहना मुश्किल है। लेकिन आज जो नागरिकता को लेकर के विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में हुए, उसके साथ पूरी दुनिया ने अपने हाथ बढ़ा दिए और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इसी नागरिकता को विरोध करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे भारत के संविधान में किस अध्याय में हमारी नागरिकता सुनिश्चित की जाती है। तो सिलसिलेवार तरीके से मैं आप सभी के सामने उस नागरिकता के अध्याय को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं सचिन सोनी 100% एकेडमी की ओर से आप सभी का इस सेशन में स्वागत कर रहा हूँ। भारत में दो तरह के लोग रहते हैं, देसी व विदेशी। और नागरिकता भारत के संविधान भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लेखित है। इसके संवैधानिक उपबंध कुछ इस तरह से हैं। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। इसमें न तो उनके अधिग्रहण व न ही उनकी नागरिकता समाप्ति का कोई व्यवस्था है। यह संसद को अधिकार देता है कि वह भारत के नागरिकों के लिए इस अधिग्रहण और समाप्ति पर एक व्यवस्था स्थापित करे। अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है वह भारत का नागरिक होगा। पहली, यदि वह भारत में जन्मा हो। दूसरी, यदि उसके माँ बाप भारत में जन्मे हों।
तीसरी, संविधान लागू होने से 5 साल पूर्व, संविधान लागू होने से 5 साल पूर्व 5 साल पूर्व वह भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो, रह रहा हो। अगर वे इन 3 में से एक शर्त पूरी करता है तो वह भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 6 में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, अनुच्छेद 6, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो या उसके दादा दादी, उसके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हो, उस भारत की जो अविभाजित था, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया, उसके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हो, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो, या फिर निम्न में से 2 शर्तें वह पूरी करता हो। निम्न 2 शर्तों में से एक वह पूरी करता हो। निम्न 2 में से एक शर्त पूरी करता हो। पहली शर्त, वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो। दूसरी, 19 जुलाई 1948 के दिन या उसके बाद से भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते कि वह पंजीकृत प्रार्थना पत्र की दाखिल करने की तारीख से वह 6 माह के लिए भारत में रह रहा हो। आर्टिकल 6 इस बारे में प्रावधान करता है। आर्टिकल 7 यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो या उसके बाद वह वापस पुनः आर्टिकल 7, कोई भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद वह पाकिस्तान चला गया या फिर पाकिस्तान चला गया और पुनः निवास के लिए वह दोबारा से भारत आ गया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते कि वह पंजीकरण प्रार्थना पत्र के दाखिल करने की तारीख से दाखिल करने की तारीख से 6 माह के लिए भारत में रह रहा हो। दाखिल करने की तारीख से 6 माह के लिए भारत में रह रहा हो। ये आर्टिकल 7 हमें बताता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आर्टिकल 8 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत की सीमा से बाहर रहता हो या उसके माता पिता रहते हो या फिर उसके माता पिता भारत में जन्मे हों तो वह भारत का नागरिक बन सकता है,
बशर्ते कि वह डिप्लोमेटिक या फिर पारिषदिक प्रतिनिधि के रूप में अपने भारत सरकार के पास पंजीकृत हो। आर्टिकल 8 ये कहता है कि एक व्यक्ति जो भारत की सीमा से बाहर रहता हो या उसके माँ बाप भारत में जन्मे हों लेकिन भारत से बाहर रहते हों तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते कि वह कूटनीतिक तरीके या पारिषदिक प्रतिनिधि के रूप में पंजीकृत हो। तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो हमने जाना कि भारत का नागरिक कौन कौन हो सकता है। एक वह जो भारत में जन्मा हो, दूसरा कोई जो पाकिस्तान से चलकर आया हो, तीसरा जो पाकिस्तान चला गया हो और पुनर्निवास के लिए वापस भारत आया हो, एक जो भारत की सीमा से बाहर रहता हो, वह भी भारत का नागरिक हो सकता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है इसके बारे में हम ये जानेंगे। आर्टिकल 9 ये कहता है कि भारत का नागरिक कौन नहीं होगा, इसके बारे में उपबंध करता है। आर्टिकल 9 भारत का नागरिक वह व्यक्ति नहीं होगा जो किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेगा। जो भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को त्याग कर किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेगा, वह भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है। आर्टिकल 10 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वह भारत का नागरिक होगा यदि संसद ने इस विधान का निर्माण किया हो। आर्टिकल 11 क्या कहता है। आर्टिकल 11 संसद के अधिकार को दर्शाता है, जो नागरिकता के लिए जो भी विधान बनाएगी या नागरिकता के लिए संसद में जो भी विधान प्रस्तुत किए जाएंगे। अब हम जानेंगे एकल नागरिकता के बारे में। अब हम जानेंगे कि एकल नागरिकता क्या है। एकल नागरिकता भारत संविधान का वह अध्याय है जिसमें यह बताया गया है कि भारत के नागरिक जो भी भारत में रहते हैं वह एकल नागरिकता को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। एकल नागरिकता का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि भारत संविधान में दोहरी राष्ट्रीयता है, यानी कि केंद्र और राज्य। तो हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि हम भारत के नागरिक
इस देश के एक नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं हैं। यह एकल नागरिकता का एक स्वरूप है। जिस तरह अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में यह प्रावधान है कि आप अपने देश के तो नागरिक हैं ही, इसके अलावा आप राज्य के भी नागरिक हैं। तो इसी तरह से भारत के संविधान में भी ये प्रावधान है कि आप देश के, केवल देश के ही नागरिक हैं और अपने राज्य के आप निवासी हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राज्य आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना कर सके, चाहे वो व्यावसायिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो या जातिगत रूप से हो। तो आपसे किसी भी तरह का अगर कोई भेदभाव किया जाता है राज्य के द्वारा, तो वह यह दर्शाता है कि हमारी जो दोहरी नागरिकता का स्वरूप है वह समाप्त, या फिर यूँ कह लीजिए वह विफल हो गया है, या फिर नागरिकता का हनन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये था एकल नागरिकता के बारे में। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि नागरिकता का अधिग्रहण किस तरह किया जाता है। नागरिकता का अधिग्रहण, इसमें पहला होता है बाई बर्थ, यानी कि जन्म से। जन्म, इसमें पहला पॉइंट है कि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मा हो, या फिर लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मा हो, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है कि कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा हो, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के लागू होने से पहले वह भारत में जन्मा हो, या फिर उनके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा हो, के बाद जन्मा हो, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के लागू होने से पहले या फिर उसके पेरेंट्स यानी कि उसके माँ बाप में कोई एक भारत का नागरिक हो, दोस्तों। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा हो, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के लागू होने से पहले, या फिर उसके माँ बाप में कोई एक भारत का नागरिक हो, तो वह भारत की नागरिकता को अधिग्रहण कर सकता है। इसमें तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि यदि कोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के लागू होने के बाद भारत में जन्मा हो, और उनमें से या फिर उनके पेरेंट्स में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या फिर उन दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो दोस्तों, इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के लागू होने के बाद भारत में जन्मा हो, या फिर उसके दोनों पेरेंट्स भारत के नागरिक हो, या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, तो वह भारत का नागरिक हो सकता है।
ठीक है दोस्तों, मैं आपको तीसरा पॉइंट यहाँ लिखवा देता हूँ दोस्तों। तीसरा पॉइंट है कि बोर्न आफ्टर CA 2003 इफ बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और आइदर वन इज इंडियन एंड अदर इज नॉट अ लीगल माइग्रेंट। तो मैं तीसरा पॉइंट आपको बताता हूँ दोस्तों कि बोर्न ऑन और आफ्टर द commencement ऑफ सिटीजन, इसको हिंदी में भी लिखाऊंगा दोस्तों मैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 यानी 2003, if both parents are citizen of India or either one is a citizen of India and other one is not a illegal माइग्रेंट। तो यानी कि ये कहना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति CA 2003 लागू होने के बाद जन्मा हो या फिर बोथ पेरेंट्स यानी कि दोनों माता पिता भारत के नागरिक हों या फिर उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है दोस्तों। चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि कौन सिटीजनशिप भारत की एक्वायर नहीं कर सकता, उसके बारे में चौथा पॉइंट दे रखा है दोस्तों। तो वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कौन भारत का नागरिक नहीं बन सकता। तो चौथा पॉइंट मैं बताता हूँ दोस्तों, भारत का नागरिक नहीं बन सकता। इसमें पहला पॉइंट है कि माता पिता इलीगल माइग्रेंट्स ना हो, यानी कि फॉरेनर डिप्लोमेट्स ना हो। माता पिता अगर फॉरेनर डिप्लोमेट्स यानी कि विदेशी मूल के निवासी हों या माता पिता दोनों देश विरोधी हों तो वे भारत के नागरिक नहीं बन सकते। तो अगला है दोस्तों कि भारत का नागरिकता का अधिग्रहण बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिक रूप से किस तरह से किया जा सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। प्राकृतिक रूप से किस तरह से भारत की नागरिकता ली जा सकती है। तो उसमें पहला पॉइंट है दोस्तों कि
पहला पॉइंट है कोई व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि कोई भी अगर इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि वह नेचुरलाइजेशन की यानी कि प्राकृतिक रूप से नागरिकता को अधिग्रहण करने की जो क्वालिफिकेशन है जो कि 3rd शेड्यूल में बताई गई है उसको फुलफिल करता हो। यानी कि जो व्यक्ति तीसरी अनुसूची में बताई गई क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन को पूरी करता हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति ने अपने एकेडमिक यानी कि जो भी उसने अपनी पढ़ाई की है उसमें उन्होंने कोई अच्छा योगदान या कोई डिस्टिंग्विश सर्विस को प्रदान किया है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिसने विज्ञान, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में कोई योगदान दिया है तो वह नागरिक बन सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट था दोस्तों। अब अगला जो है वो है क्षेत्रीय अधिग्रहण के द्वारा जो नागरिकता अधिग्रहण की जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। क्षेत्रीय अधिग्रहण यानी कि अगर हमारे देश की सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र को अधिकृत कर लिया जाता है या फिर अपने अधिकार में ले लिया जाता है तो वहाँ के मूल निवासी हमारे देश के नागरिक बन जाएंगे या फिर हमारे देश के नागरिक कहलाए जाएंगे। तो यही क्षेत्रीय अधिग्रहण में कहा गया है दोस्तों। तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों उसको मैं बताने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स में इसे उतार सको। तो कोई भी क्षेत्र जो सरकार के द्वारा अधिकार में ले लिया गया है उसे वहाँ के मूल निवासी भारतीय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई क्षेत्र जो सरकार के द्वारा अधिकार में ले लिया गया है वहाँ के मूल निवासी भारतीय कहलाते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों कि नागरिकता का अधिग्रहण किस तरह किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि नागरिकता अधिग्रहण में बाय यानी कि पंजीकरण के द्वारा किस तरह से नागरिकता अधिग्रहण की जा सकती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इसमें मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूँ दोस्तों कि जब भी अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से जन्मा हो या 26 जनवरी 1950 में जन्मा हो या
26 जनवरी 1950 में जन्मा हो या फिर उसके बाद जन्मा हो, लेकिन वह 10 दिसंबर 1992 से पहले जन्मा हो और उसके पापा यानी कि उनके पिताजी भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, तो वह भारत का मूल निवासी बन सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत में जन्मा हो और यानी कि अगर उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है दोस्तों। तो ये था ये था बाय डिसेंट यानी कि जो स्वेच्छा से भारत का नागरिक बनना चाहता हो, ठीक है, तो स्वेच्छा से भारत का नागरिक बनना चाहता हो, उसके आधार पर नागरिकता उसको किस तरह से मिलेगी वह इसमें बताया गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जानेंगे कि पंजीकरण के द्वारा किस तरह से नागरिकता अधिग्रहण की जा सकती है। तो मैं लिखता हूँ पंजीकरण के द्वारा। इसमें देखो दोस्तों, इसमें 6 पॉइंट हैं। 6 पॉइंटों को मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहला, यदि कोई पर्सन जो भारतीय हो और किसी दूसरी देश में या फिर ऐसी जगह जो अनडिवाइडेड इंडिया से बाहर हो, उस जगह पर रहता हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। यानी कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, ठीक है दोस्तों, और भारत के अलावा दूसरे देश में रहता हो या किसी ऐसे स्थान पर रहता हो जो अविभाजित भारत से बाहर हो, वह अविभाजित भारत से बाहर हो, वह भारत का निवासी बन सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो और भारत में और किसी दूसरे देश में और किसी दूसरे देश में 7 साल के लिए रहता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यानी कि 7 साल के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी तो है लेकिन किसी दूसरे देश में 7 साल के लिए रहा हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है दोस्तों। फिर तीसरा दोस्तों
कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जो भारत का नागरिक है उसे शादी की हो और वह भारत में 7 साल के लिए रहा हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भारतीय से विवाह किया हो या भारतीय से विवाह किया हो और भारत में 7 साल के लिए रहा हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है दोस्तों। बाकी अब 3 पॉइंट और हैं दोस्तों इसमें, वो और मैं समझाता हूँ दोस्तों। तीन पॉइंट और है दोस्तों। पहला, ऐसे किसी व्यक्ति के बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है, यानी कि जिनकी आयु 18 साल से कम है, वह भारत के किसी व्यक्ति की संतान जो 18 वर्ष से कम आयु की है, किसी व्यक्ति की संतान जो 18 वर्ष से कम आयु की है और वह व्यक्ति भारत का मूल निवासी है तो वह भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसमें कहना चाहता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति की संतान जो 18 वर्ष से कम आयु की है लेकिन वह भारत से बाहर रहती थी, लेकिन वो व्यक्ति भारत में रहता था, तो उस व्यक्ति की जो संतान है वो भी भारत के नागरिक बन सकती है इस पंजीकृत नागरिकता अधिग्रहण के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें ये चौथा पॉइंट है दोस्तों, और ये पांचवा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पूर्ण आयु प्राप्त कर ली हो और अपनी पूर्ण क्षमता से वह भारत में रह रहा हो, या फिर उसके पेरेंट्स यानी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर माता पिता या दादा दादी भारतीय हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है दोस्तों। ऐसा व्यक्ति जिसने संपूर्ण आयु व पूर्ण क्षमता प्राप्त कर ली हो, या उसके माता पिता भारत के नागरिक हों तो वह नागरिक भारत का बन सकता है। ठीक है दोस्तों। पंजीकृत नागरिकता अधिग्रहण के द्वारा वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अभी कुछ घटना को देखते हुए एक छोटी सी कविता मुझे याद आती है रात इंदौरी की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी यार तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह में जो निकली वही सदाकत है, हमारे मुंह से निकली वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। जो आज है साहिब मसनद कल नहीं होंगे, किराएदार हैं कोई जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से नागरिकता समाप्ति का कानून इस संविधान में है, और हमने जो CA यानी कि नागरिकता अधिनियम
1955 के बारे में हम पढ़ेंगे कि वह किसके बारे में बात करता है। दोस्तों आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम देखेंगे जब जुल्मों से तम के कोहे गरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे।